और मैं अब नीलोत्पल को बुलाना चाहता हूँ। नीलोत्पल नाम ही काफ़ी है और मैं बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ नीलोत्पल का। नीलोत्पल को जब मैं फ़ोन करूँ, नीलोत्पल, हाँ भैया, वो भैया में जो प्रेम होता है उससे मैं आह्लादित हो जाता हूँ। अनुराग मुस्कान, हमारे मित्र अनुराग से मैंने कहा अनुराग ये आना है, तो अनुराग ने मुझे कहा कि आना नहीं है, मुझे भी कुछ करना है। मैं अगर आ करके बैठूंगा तो आप मैं आपका हाथ कैसे बताऊंगा। तो अनुराग और नीलोत्पल, ये मंच आप दोनों के हवाले है और मैं जानता हूँ कि ये धुआंधार जाएगा। बहुत बहुत आभार और स्वागत आप सभी का। एक नीलोत्पल जी की विलक्षण जेस्चर के लिए ताली बजवाना चाहूँगा। सुन तो लीजिए कि ताली बजवा क्यों रहा हूँ। पिछले 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बैठे हुए हैं और सभी आमंत्रित लोगों को सुन रहे हैं। ये विलक्षण है। अपनी बात कहना, निकल जाना या अपनी बात कहने की बारी पर आना, ये सबको देखा है मैंने। ये नए समय की गोद में बैठे लेखक की सबसे विलक्षण प्रतिभा है कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, दूसरों की सुनता भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह, क्या बात है। राणा जी ने विश्वास जताया है कि ये सेशन सबसे धमाकेदार जाएगा। मुझे लगता है कि प्रभावशाली जाना भी उतना ही जरूरी है। धमाका तो अपने आप हो ही जाएगा और धमाका आप कर ही चुके हैं। 3 पुस्तकें, तमाम पुरस्कार, ये उम्र। सबसे खास बात आपकी यह है नीलोत्पल भाई कि आप जो हैं, कहा जाता है कि 70% हिंदुस्तान गांव में बसता है और वो गांव आप में दिखता है। ये आपकी सफलता का सबसे प्रथम मानक है, मैं मानता हूं। अगर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो देखिए, हिंदी साहित्य जो है युग युगांतर से नए नए धाराओं, प्रभावों और पंथ की जन्मभूमि भी रहा है, प्रयोगशाला भी रहा है। चाहे हम छायावाद कह लें, प्रगतिवाद कह लें, नई कविता कह लें। अब ऐसे दौर में जब समाज और साहित्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तो एक नई आवाज आई है, औघड़ पंथ। औघड़ आप लिख चुके हैं, आपकी पुस्तक का शीर्षक है। तो मैंने कहा ना, नए समय की गोद में बैठे औघड़ के लेखक से ही आज जानेंगे कि औघड़ की पृष्ठभूमि क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है हिंदी साहित्य में, हिंदी में। हमारे सेशन का विषय भी यही है कि हिंदी में औघड़ पंथ। देखिए, जो लोग, वैसे तो आप सभी बहुत सुधीर श्रोता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी मैं बता दूं कि औघड़ का जो मतलब है वो है निर्भीक, बिना लाग लपेट के, समाज के आडंबरों के खिलाफ एक बुलंद सही आवाज, बिना डरे हुए कहना। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। आपकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करूंगा। आपसे मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा जी कि क्या हिंदी साहित्य में एक नई धारा आकार ले रही है जिसे हम औघड़ पंथ कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग अभी 10 साल मेरी पहली किताब को आए हुआ है, एक दशक जी। हालांकि हम 5G के रथ पे सवार हैं तो वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। हम जिसको 24 घंटे में देख रहे हैं, असल में वो हमको छका के निकल रहा है कि हम 24 घंटे भी जी नहीं पा रहे हैं, वो घड़ी हमको छका के निकल जा रही है। तो हम बहुत रफ्तार से निकल रहे हैं। ऐसे में मैं 10 साल को बहुत मैं बहुत बड़ी आयु नहीं मानता हूं कि मैं 10 साल से लेखन में हूं जी। मुझे लगता है कि 3 किताबें लिखने वाला या 10 साल से लिखने वाला लेखक अभी धारा पर बात नहीं करे, अभी धार पे बात करे। बहुत बढ़िया। क्योंकि धारा जो है ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो धारा होती है ना, उसमें विचारधारा का कितना भी बड़ा वेल हो, वो एक दिन धारा में बह जाता है। और भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति, वर्तमान या इतिहास, दोनों इस बात के प्रमाण हैं कि हमने कई कई धाराओं पर दाव लगाया और जब उसमें बाल्टी डाल के पानी निकालना चाहो तो पता चला कि सूखी रेत है, रेत उसमें कोई धारा नहीं बची।
यहाँ पर पराठा भी पलटने में कुछ वक्त लेता है, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं उससे पहले पलट जाती हैं। तो जब मेरे उम्र का कोई व्यक्ति लिख रहा हो तो वो अपनी धार पर ध्यान दे। धाराएं बनेगी, बिगड़ेंगी और उसका मूल्यांकन एक युग करेगा। और मुझे लगता है कि वो युग हमारा मूल्यांकन हमारे बाद करेगा और हमसे अलग के लोग करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं अनुराग सर, मैं इस बात के लिए निश्चिंत रहता हूं कि हम जो लिख रहे हैं, अपने वक्त को दर्ज कर रहे हैं, हम उसको कितनी ईमानदारी से लिख रहे हैं। अब वो आगे चल के क्या आकार लेगी, वो किस रूप में याद रखी जाएगी, अभी उसे किस रूप में ले रहे हैं लोग, अभी उसका मूल्यांकन किस तौर पे कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मेरी रचना धर्मिता से अलग विषय है। और साहित्य तो अपने आप में, साहित्य की जो सबसे अनिवार्य पक्ष है वो आलोचना का पक्ष है। और मुझे लगता है कि कुछ मोर्चे आलोचना के जो हैं वो उनके साथ रहने चाहिए। हमें लिखते वक्त आलोचना के भी मोर्चे पर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बात जरूर है हिंदी में कि हिंदी में हम लेखक तो पैदा कर रहे हैं लेकिन हम आलोचक पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात है। सोशल मीडिया के दौर में हम प्रशंसक पैदा कर रहे हैं या हम दुश्मन पैदा कर रहे हैं। प्रशंसक आता है बिना पढ़े बोलता है भैया गर्दा उड़ा दिए। दुश्मन आता है बिना पढ़े बोलता है इस मनुष्य को क्या पढ़ोगे। ट्रोलर्स, ये तो हमारी बात को हाँ बोलता ही नहीं है। हम जिसको पसंद करते हैं ये उसको नापसंद करता है, इसलिए हम उसका किताब क्या देखेंगे, हम तो उसका कवर देख के मेरा खून खौल जाता है ना। तो इस तरह प्रशंसा भी ये घातक है, ये आलोचना भी घातक है। मैं कहूँगा ये आलोचना है ही नहीं। तो हम उस दौर में जी रहे हैं। तो फिलहाल धार से बात आगे बढ़ाई जाए। तो नीलोत्पल क्या मानते हैं, प्रशंसा बड़ा बनाती है या आलोचना बड़ा बनाती है? नहीं, आपको रचना बड़ी बनाती है। रचना बड़ी बनाती है, क्योंकि अंततः आलोचक भी खरीदे जा सकते हैं। तो ये बात है। हम उस दौर में जहाँ पे अब कि हर कुछ खरीदा जा सकता है, तो ऐसे में आप रचना पर ही भरोसा रखिए। रचना धर्मिता ही आपको बड़ा बनाएगी, आपको दीर्घजीवी बनाएगी, टिकाऊ बनाएगी और उसी से समाज का भला हो पाएगा। जिस पंथ को आप लेकर चले हैं, जिस धार को आप लेकर चले हैं, उसमें खुद आपकी नीलोत्पल मृणाल की और आपकी रचना, आपकी उपन्यास, आपकी कहानी औघड़ की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या आप उम्मीद करते हैं? लोकप्रिय तो आप हो गए और सकारात्मक रूप से लोकप्रिय हो गए, लोकप्रियता होती ही सकारात्मकता से जुड़ी हुई है। आप क्या भूमिका अपनी आगे देख रहे हैं इसमें? सर देखिए, हमारे समय की जो सबसे बड़ी मतलब मेरे उम्र के लेखकों की सबसे बड़ी विडंबना क्या, मैंने आपको कहा कि हम लोग अपने उम्र से ही मूल्यांकित किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा जो बातें हुई, मैं तब से बैठा हूँ, नवाज साहब के बाद फिर बिस्मिल्लाह साहब जब बैठे थे मैं तब से सुन रहा था। तो ये बात बार बार आ रही है कि क्या इस दौर के लोग, इस दौर का मतलब सोशल मीडिया, वो हल्का लिख रहे हैं कि सतही लिख रहे हैं। अब क्या है कि इस आंधी में आप कुछ भी लिख रहे हैं, उस पर एक टैग लगा दिया जाएगा सोशल मीडिया का दौर, उसमें लोग हल्का लिख रहे हैं कि भारी लिख रहे हैं। अब यहीं से हमारे लिए साहित्यिक मूल्यांकन का मोर्चा छूट जाता है। फिर मोर्चा हम किस पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया में कुछ ठीक लिखा जा रहा है या सब कुछ खराब लिखा जा रहा है। यानी कि जो रचना का जो साहित्यिक मूल्यांकन होना था, उस सोपान तक तो हमारी बात ही नहीं पहुंच पाएगी। पैरामीटर सोशल मीडिया हो गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा हर सोशल मीडिया के आलोचक या उसके प्रशंसक दोनों से कि लिखा जाना क्यों बुरा है। हल्का लिखा जाए कि थोड़ा 250 ग्राम लिखा जाए या वो सन्नी देओल की भुजाओं की तरह भारी लिखा जाए, लिखा जाना क्यों बुरा है? क्या हमको नहीं पता है कि जब कालिदास लिख रहे थे उसका भी पड़ोसी लिख रहा होगा? ऐसा थोड़ी जब कालिदास लिख रहे थे तो पूरे गुप्त साम्राज्य में ये मुनादी की गई होगी कि कालिदास लिख रहे हैं, कोई हाथ कालिया तुम मत लिखना, सांबा तुम मत लिखना। काहे? कालिदास लिख रहे हैं। कालिदास इसलिए आप आज तक प्रासंगिक हैं क्योंकि उस दौर में कालिदास ने बढ़िया लिखा, बाकी चीजें किनारे हो गई। तो सोशल मीडिया के दौर में भी जहां हर आदमी एक लोकतांत्रिक मंच देख रहा है, यहां से घर जाने के बाद हर आदमी के पास ये मौका है कि वो आज के कार्यक्रम के अनुभव को लिख सके, बिना किसी प्रकाशक को अपनी पांडुलिपि प्रेषित किए, बिना किसी संपादक से अपना लिखा संपादित कराए। अगर उसके पास एक मौका है कि वो आज स्पंदन के कार्यक्रम के अनुभव को लिख सके, अब तो उसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? और जब तक वो यह पहला प्रयास नहीं करेगा, वो दूसरी रचना कहां से लाएगा?
तो आप सीधे किसी को उपन्यास लेखक किसी चैम्बर किसी गर्म हवा वाले कमरे में घुसा के उसको लेखक बना के तैयार करके थोड़ी बाहर भेजते हैं। तो इसलिए ये जो लोकतांत्रिकीकरण हुआ है लेखन का, सोशल मीडिया ने इसको साकार किया है। इस लोकतांत्रिक मंच का अभिनंदन कीजिए, बधाई दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम जो टीवी के मंचों पर बैठकर रोज हम लिट फेस्ट के मंचों पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर ये लिख कौन रहा है जो कह रहा है कि इतना कुछ लिखा जा रहा है? हाँ, ये सौभाग्य है इस युग का कि हमारे पास सोशल मीडिया है। अगर ये भी नहीं होता, तब नहीं बोलने दिया जा रहा है, इसका असली मतलब क्या होता है ये तब जान पाती है हमारी पीढ़ी, जब इसके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता और ये अपनी बात कह नहीं पाती। इसलिए सोशल मीडिया पर बहस, किताब पर भी एक बहस हुई थी अभी मैंने जो सुना कि किताब बचेगा कि नहीं। किताब नहीं बचेगा। किताब हम सर किताब बचने के कारण जिंदा है। सोशल मीडिया आने के कारण किताबें बिकने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लेखक दिखने लगा, सोशल मीडिया पे रचनाओं के अंश दिखने लगे, सोशल मीडिया पे कविता का पाठ दिखने लगा, तो लोगों की रुचि जगी कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, जरा किताबें ढूंढते हैं। सोशल मीडिया के कारण विश्व पुस्तक मेला में भीड़ लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक लड़का लिखता है कि हम जौनपुर से सुबह ट्रेन पकड़ के आज दिल्ली उतर गए हैं, दिन भर आज पुस्तक मेला में रहेंगे भाइयों बहनों, और फिर कल जौनपुर लौट जाएंगे। तो दिल्ली में बैठा आदमी सोचता है कि पुस्तक के प्रति ऐसी भी दीवानगी हो सकती है। देखिए तो अनुराग जी, लड़का जौनपुर से आया, तब आप कहते हैं हम लोग यहां भी नहीं चल सकते हैं, तब आप पुस्तक मेला पहुंच रहे हैं। ये सोशल मीडिया कर रहा है। तो सोशल मीडिया ने किताबों के प्रति रुचि जगाई है। इसलिए मैं तो अपने समय का सबसे मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इस दौर में लिख रहा हूं, नहीं तो मेरा हिंदी का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैं किसी एकेडमी की पृष्ठभूमि से नहीं आया हूं। हम तो रानी सोनावती उच्च विद्यालय जो है कि खुटहन से पढ़ के निकले और सीधे सोचे कि एनसीईआरटी की कुछ किताबों को पिरामिड की तरह खड़ा करेंगे और यूपीएससी के एग्जाम में एक दिन वही पिरामिड उलट के बता देंगे कि हमने अपने जिंदगी के रथ को रफ्तार दे दी है। तो हम लोग तो वो लोग हैं, हम जो एकेडमिक्स के पृष्ठभूमि से नहीं आए। हमने नहीं देखा हिंदी के आलोचकों का चेहरा कैसा होता है, हमने ये भी नहीं देखा कि विद्वान दिखते कैसे हैं, उनके खून का रंग सच में लाल होता है कि कुछ ब्लू आता है, कुछ उसमें पर्पल कलर भी आता है, सफेद हमें कुछ भी पता नहीं था। तो हम कैसे लिख के आते इस भीड़ में, अपनी जगह कहाँ से बनाते? तो हमें तो उसने सोशल मीडिया के अपने जो भी नुकसान है, लेकिन उसने एक लोकतांत्रिक रास्ता दिया है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि वहां पर लिखिए और जम के लिखिए, जितना भी आता है उतना लिखिए, बार बार लिखिए। आपकी ऊर्जा में आपकी एक तकलीफ और एक दर्द भी था, जो कुछ देर पहले मैं आलोक भैया का जब सेशन चल रहा था उनके मुंह से भी मैंने वो दर्द सुना कि किताब लिख तो ली, अब प्रकाशक और लेखक के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक असमंजस है, कितनी बिक रही है कितनी नहीं बिक रही। लेखक की एक जिम्मेदारी भी है, पहले किताब लिखे फिर उसे बेचने के लिए उसे प्रमोट करे। अब आप सोशल मीडिया ले आए कि भाई सोशल मीडिया को हमें इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों की किताबों के प्रति रुचि बढ़ रही है। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है नीलोत्पल जी कि जब एक जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तब भी धड़ाधड़ लेखक बिकते थे, लोग मांग मांग के खरीदते थे, ढूंढ ढूंढ के खरीदते थे किताबों को, नई सड़क जा जा के खरीदते थे, छांट छांट के खरीदते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के मोहताज हो गए वो लेखक। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? नहीं, मोहताज नहीं है। उसने उन लेखकों को मदद की है जिनकी पृष्ठभूमि में दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं है, जहां पर नामवर सिंह पढ़ा रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कक्षा में, हिंदी में कोई कक्षा में बैठा है विद्यार्थी, तो उसके सामने नामवर सिंह खड़े हैं। हम कहाँ बैठे हैं? हमारे सामने तो है नहीं। तो उन लोगों को उसने मदद की। एक बात जो अभी आपने कही कि वो कि बिकने का जो है, मैं अगर ये बात बताऊं, मुझे पता नहीं कितने लोग ये बात यकीन कर पाएंगे कि आज के दौर में हिंदी की किताबें जितनी बिक रही हैं, मुझे नहीं पता कि किस दौर में इससे ज़्यादा बिकती थी। अब इसका कारण मैं दूसरों से नहीं जानता हूं, मैं अपनी बात पहले बताता हूं। आप अगर यहाँ तो मेरी किताब नहीं होगी, लेकिन अगर आपको अपनी किताब दिखा पाऊं, तो मेरी किताब के ऊपर लिखा हुआ है लख प्रति लेखक। इसका क्या मतलब है? ये मैंने अपने प्रकाशक से कहा था जब मैंने अंग्रेजी के लेखकों को देखा भैया कि मिलियंस कॉपी सोल्ड आउट राइटर और फलना राइटर, जब तो मैंने कहा कि मैंने अपने प्रकाशक को कहा कि आप लिखो, हम लाखों में बिक रहे हैं, तो आप लिखो लख प्रति लेखक। ठीक है, अब आता हूं मैं। अभी हमारे प्रकाशक ने, जहां से मैं छपता हूं, 3 दिन पहले रायपुर में आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी को
92,000 कॉपी बिकने की रॉयल्टी 30 लाख रुपए दी। हिंदी जगत में भूचाल है कि 30 लाख रुपया कहीं ये वाला जो प्रकाशक है इसके लाख में जीरो कम तो नहीं है या ये नोट नकली तो नहीं दे रहा है। मतलब हिंदी की दुनिया बिक्री को सेलिब्रेट नहीं कर रही है, वो इस पर पता लगा रही है कि षड्यंत्र के पीछे का पर्दाफाश करो कि इसमें अमेरिका का हाथ है क्या, विदेशी हाथ तो नहीं है इसमें। उसको सेलिब्रेट नहीं कर रही है, वो संदेह कर रही है विनोद कुमार शुक्ल जी पर कि इन्होंने 30 लाख जो लिए हैं वो 28 लाख का लौटा तो नहीं दिए, फिर 2 लाख काट के कि हमको प्रचार मिल गया। अब आइए, ये हिंदी में पिछले 7 साल से हो रहा है सर, 8 साल से। अच्छा, मेरे किताब के ऊपर लखपति लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम 1 लाख बिका होगा। ठीक है, अब मेरी डार्क हॉर्स ऑफिशियल 5 लाख बिक चुकी है जी। औघड़ जो है 2 लाख बिक चुकी है, यार जादूगर 75,000 बिक चुकी है। 1 लाख कॉपी का रॉयल्टी 30 लाख होता है। ठीक है। अब आप सोचिए कि 8 साल में मैंने अपने 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 प्रकाशक से कितना रॉयल्टी लिया होगा। हिंदी में लेखक करोड़पति हो रहा है रॉयल्टी से, ये सच है। लेकिन आप कहिएगा कि ये बात विनोद कुमार शुक्ल, हाँ नहीं, आपका प्रकाशक पेंगुइन तो नहीं है? नहीं, मेरा प्रकाशक तो हिंदी में। अब आप ये कहेंगे कि ये बात फिर आपने सेलिब्रेट अभी क्यों किया? 3 दिन पहले 30 लाख की रॉयल्टी को क्यों सेलिब्रेट किया? ये बात क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि हिंदी में 2 तरह की धाराएं कही जाती है कि मुख्य धारा, एक हम लोग है जिसमें कि जो कि धारा नहीं है, हम लोग तो लावा फुटाते हैं, है ना, हम लोग में धारा है नहीं। अब उस धारा पर भी मैं आऊंगा कि धारा किसे कहा जाना चाहिए। तो चूंकि मैं 7 साल से लिख रहा हूं, मैं तो लेखक इसलिए बना कि मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, मुझको और बढ़िया करियर चाहिए था भैया, कि मैं बिना, मुझे लगता था मैं सरकारी नौकरी में चले जाऊंगा तो पता नहीं जब पैसा की जरूरत होगा तो रिश्वत लेना होगा। तो मैं ऐसा कोई सोच रहा था, कोई ऐसा कोई, हाँ कोई सैलरी मिलती आपको? सैलरी मिलती, लेकिन मुझे लगा ज्यादा जरूरत होती, तो मैं कोई ऐसा क्षेत्र सोच रहा था जहां बहुत पैसा हो। तो मुझे किसी ने बताया कि अरबों वाले देश में, जहां 100 अरब की, 130 अरब 40 अरब की आबादी वाले करोड़ की देश में, हाँ 1.5 अरब के देश में तुम हिंदी अगर लिखोगे तो हो सकता है तुमको लोग पढ़ें। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब मेरे पूर्वजों ने समझाया था, नहीं नहीं नहीं, इधर मत जाना, उधर बाघ रहता है, खा जाएगा, कोई नहीं पढ़ता हिंदी। मैंने कहा नहीं, हम खरीद के पढ़ते हैं प्रेमचंद को, हमने रेणु को पढ़ा है, पढ़ते हैं लोग। फिर हमने 10 साल अपने पीछे के 10 साल के लेखकों को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि सरसों पर कविता इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ के लिख रहे हैं और गाली दे रहे हैं सरसों को कि आजकल सरसों में भीनी भीनी झिनी झिनी झांसे नहीं है। एक आदमी ने लिखा कि सरसों की खुशबू मुझे पागल कर देती है। हम कहें सर उसमें खुशबू नहीं होता, उसमें झांस होता है। क्योंकि आप 20 साल से सरसों सुने नहीं है, कविता आप सरसों पर लिख रहे हैं और फिर यहां बैठे युवाओं को गाली दीजिएगा कि स्तरीय लोग नहीं है, इनको साहित्य समझ में नहीं आता। अरे इनको ज्यादा समझ में आता है इसलिए खारिज कर रहे हैं। ठीक बात है। हाँ। तो गुलाब पर कविता लिखिएगा। हाँ। निराला गुलाब को कहते हैं अबे कैपिटलिस्ट, सुन बे गुलाब, क्या तेवर है। गुलाब को निराला कहते हैं ए कैपिटलिस्ट गुलाब, सुन रे गुलाब। ये निर्भीकता कहां से आएगी? ये निर्भीकता गांव की गलियों से आएगी। इसको राजमहल के बैठक खाने से आप ये निर्भीकता लेके अपने लेखन में उतार ही नहीं सकते। तो पहले निराला का रास्ता लेके आइएगा, उस खेत की पगडंडी से आइएगा और इन विद्यार्थियों के लिए लिखिएगा जिनकी रचनाओं में है, इनकी अभी ये नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये जो है कि अभी यहाँ स्पंदन के कार्यक्रम में है, कल ये करंदन करेंगे जंतर मंतर पर किसी आंदोलन में। स्पंदन से तो स्पंदन के मंच पर खड़ा होकर जो करंदन की बात करेगा, लोग उसको काहे नहीं पढ़ेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो उस कनेक्शन के कारण मुझे लगा अगर ये कनेक्शन तो यहाँ है, हमारे वक्त में हमारे समय को दर्ज कर ही नहीं रहा है। तो मैंने मुखर्जी नगर में रह के पहली कहानी क्यों लिखी? मैंने कहा मैं उसी कमरे की कहानी लिखूंगा जिस भट्टी में मैं जल रहा हूं। मैं 8 बाय 10 के कमरे में जल रहा था, मेरे पास 2 विकल्प था, या तो जल के खाक हो जाता या तप के सोना हो जाता। मैं देख रहा था कि टॉप फ्लोर से सोना निकल रहा है, ग्राउंड फ्लोर से सोना निकल रहा है। मैंने कहा यही सी कहानी को लिखूंगा, इसी भट्टी का गर्म तवा रखूंगा दुनिया के सामने। लिखा, 5 लाख कॉपी सोल्ड आउट ऑफिशियली। और नकली किताबों का पायरेसी का तो आजकल वो पूरा ये चल रहा है, पायरेटेड कॉपी है। अब उसकी रॉयल्टी में नहीं जोड़ूंगा, गणित के यहाँ लोग बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कनेक्ट करिए, कनेक्ट का मतलब होता है मुख्य धारा।
आप किसी को उम्र के आधार पर ये साबित नहीं कर सकते ये मुख्य धारा है, ये पुराना धारा है, क्योंकि इनका बाल देखिए, नापिए तो इनका कितना बाल सफेद है, इससे ज्यादा सफेद है, ये मुख्य धारा। अरे मुख्य धारा वाला हो सकता है काला करवाया हो मेहंदी लगा के, गंजा हो ये भी इतना हो सकता काहे है, परेशान बाल के रंग से आप हैं? गंजा हो ये भी हो सकता है ना। तो आप ये सोचिए कि मुख्य धारा वो है जो अपने समय की चिंता लिखेगा। हाँ। मेरी एक कविता है कि एक कवि कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो। तो जब हम आज हमारे समय का सबसे बड़ा मुठभेड़ क्या है, हम अपनी कहानी में अगर नहीं लिखेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का जब नौकरी नहीं लगता है तो वो कहाँ ठोकर खा रहा है, हम अपनी कहानी में अगर नहीं लिखेंगे कि जिस किसान के प्रगति की बात आप करते हैं वो खाद खरीदने जा रहा है तो 50 रुपया खाद के बोरी में अगर महंगा हो गया तो उसको जो 30 बीघा रोपना है, जिसके नाम पर वो दतुअन ला के अपने को जमींदार समझ रहा है, फिर भी पंपिंग सेट नहीं जो पटवन करेगा। आप उसकी कहानी नहीं लिखिएगा कि जो नदी का रेत उठ गया है बिहार झारखंड में, ठीक है, हमारे यहाँ झारखंड में और बिहार में जो रेत सब उठ गया है, तो जब रेत नहीं रहेगा तो पानी ठहरेगा नहीं। अभी भूगोल का विद्यार्थी खाली जानेगा, लेखक को भी जानना होगा कि रेत उठ जाएगा तो खाली पानी नहीं ठहरेगा। जब पानी नहीं ठहरेगा तो गर्मी में जो ककड़ी, तरबूज और खीरा का भी खेती होता था आज नदियों के किनारों से खत्म हो गया है। तो अब ये जब मैं जानूंगा और जब मैं ये लिखूंगा अपने समय में तो मुख्य धारा वही हो जाएगा जो सिगार पी के लिख रहा है दिल्ली पे, वो मुख्य धारा। हम मुख्य धारा नहीं, क्योंकि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं है, या हम कभी झोला लेते हुए आपको दिखे नहीं है किसी साहित्य सम्मेलन में, तो हम स्पंदन में है ना। अब ऐसा भी मोर्चा बन रहा है, ऐसा मंच है ना जहां हमको बुलाया जा सकता है। तो मुख्य धारा हमेशा वही कहलाएगा जिस साहित्य में संघर्ष होगा और जिस साहित्य में साहस होगा और जिस साहित्य में संस्कृति होगी। साहस, संघर्ष और संस्कृति, ये तीनों अगर किसी रचना में है तो मुख्य धारा है और वही साहित्य है। देखिए, हिंदी में अवगढ़ पंथ हमेशा से सामाजिक विसंगतियां हो, समाज का ढोंग हो या अंधविश्वास हो, उसका विद्रोह करता रहा है, उसका विरोधी रहा है। क्या साहित्य में वैक्यूम था क्या, जो आप अचानक से एकदम आए और हीरो बन गए? 5 लाख प्रतियां आपकी, आप करोड़पति लेखक हो गए। हाँ। उस विद्रोह को करके, तो क्या वैक्यूम था क्या, कोई और लिख नहीं रहा था क्या? विद्रोह करके नहीं। मैंने जिनको पढ़ा, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, अगर हम यहां क्या है कि जब फ्रायड का आंदोलन जब चला पूरी दुनिया में मनोविश्लेषणवाद का, तो हमने देखा कि भारत में जैनेन्द्र जैसे महान लेखक हुए और उसी परंपरा में आ गया कि अज्ञे जैसे महान लेखक हो गए, शेखर एक जीवनी जैसी किताब लिखी। तो क्या है कि व्यक्तिक मनोग्रंथि की किताब लिखी जा रही थी ना, व्यक्तिगत जटिलताएं जो मन में चल रही हैं, उसमें शहरी जीवन मध्य वर्ग केंद्र में था। अब उसी के समानांतर अचानक से आते हैं प्रेमचंद जैसे लोग जो शहरी जीवन को केंद्र में जहां पर लिख रहे हैं, और वहां से उठा के वो खेत खलिहान की बात लिखने लगते हैं। तो असल में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसका वैक्यूम था, वैक्यूम नहीं था। जैनेन्द्र अपनी बात लिख रहे थे, आगे अपनी बात लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने विषय नया चुना प्रेमचंद ने। उन्होंने कहा नहीं, हम खेत खलिहान की भी बात लिखेंगे, हम होरी धनिया का भी संतरास लिखेंगे, उन्होंने तय किया। तो बस वही बात है, एक गांव की पढ़ी लिखी बहुत बड़ी आबादी आज शहर आ गई है। मैं आधुनिक नहीं, ये जवाब इसलिए देना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी चीज है। गांव में रहने वाला व्यक्ति नौकरी करने, पढ़ने या और भी तरह के आजीविका के लिए शहर आ गया है, उससे गांव छूट गया। वो गांव जा रहा है केवल होली में और रंग नहीं खेलता है, खिड़की से देखता है अपने पियक्कड़ दोस्तों को, या कह रहा है देखो अभी तक बबलुआ पियक्कड़े हो गया, ये अभी तक मताली करता है। खिड़की से उससे वेंटिलेटर से उसको हैप्पी होली बोल रहा है, ठीक है, नहीं खेल रहा है रंग, गांव जा रहा है ना। छठ में जाता है तो केवल शाम के अर्घ में दिखेगा अलग पजामा कुर्ता में, सुबह फिर सूट में दिखेगा अलग नदी पर। सूर्य भगवान को ऐसे देखता है कि देखिए आ गए ना, इतना महंगा टिकट के बावजूद, ठीक है, दो तरह। हाँ, तो जब आप छठ में खाली जाइएगा, होली में आप जाइएगा, आप हैं गांव के, लेकिन आपसे गांव छूट गया है, और आप हैं साहित्यकार, आप लिखना जानते हैं, आप में संवेदनाएं हैं, तो आप कलम उठाइएगा तो आप पर स्वाभाविक विषय होगा कि आप अपने फ्लैट में जो बेचारी एक बाई भी आ रही है काम करने, उसका दर्द लिखेंगे, उसका दुख लिखेंगे। आप देखेंगे उसकी पीठ पे जो बच्चा बंधा हुआ है, आप संवेदना के साथ लिख रहे हैं, है ना। लेकिन आप लिख रहे हैं शहरी मध्यम वर्ग में। शताब्दी में मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो शताब्दी में बैठा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है और 45 मिनट तक एक आदमी को फोन कर रहा है कि दूध वाला बाहर दूध रख के चल जाएगा, देखना फट न जाए। वो शताब्दी में बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हुए जयपुर जा रहा था और 45 मिनट परेशान रहा कि 32 रुपया का दूध खराब ना हो जाए।
मध्यम वर्ग की त्रासदी देखिए, है ना। हम अपने गांव में पूछते भी नहीं हमारा गाय आज चारा खाया कि नहीं खाया। हम जानते हैं कि हमारा गाय दे देगा टाइम पर दूध, जहां जिसका खा के आएगा, हमको चिंता नहीं इस बात का। लेकिन मध्यम वर्ग की चिंता है। मध्यम वर्ग जो है बिस्लेरी पीता है इसलिए कोई बीमार ना हो जाए, खाता ब्रेड है सोचता रोटी का चिंता है। यह है मध्यम वर्ग की त्रासदी। तो आप इस पे लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि आप शहर में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप संवेदनशील नहीं है। हम गांव पर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको हर 5 दिन के बाद गांव जाना है। हमको तो गांव के प्रधान से रोज भेंट करना है, जो उद्घाटन करने के बाद कैंची पॉकेट में रख लेता है। चलो आज वो कैंची हो गया, अब इससे दूसरे काटेंगे, योजना काटेंगे, है ना, कमीशन काटेंगे। किससे काटेगा? तो अब काटा है क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता, कैंची रख लिया है कि अब ब्लॉक का काटेगा कमीशन, शिलान्यास सड़क वहां काटेगा। तो मेरी नजर उस कैंची पर है, क्योंकि मैं रोज गांव जा रहा हूं। मैं खाली गांव का नहीं हूं अनुराग सर, मैं गांव में हूं। गांव में, और गांव का होना और गांव में होना दोनों में अंतर है। तो मैं गांव में का साहित्य लिख रहा हूं, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि मैं संवेदनशील ज्यादा हूं, ऐसा कतई नहीं है। गांव के ही लोग शहर में मध्यम वर्ग पे लिख रहे हैं। ये वैक्यूम आपको इसलिए दिख रहा है, जो भैया ने उस पुल की बात कही, उस पुल की बात है कि इतना बार आवाजाही करे कौन? क्योंकि आप एक नौकरी में हैं। हम आजाद हैं, संयोग है मेरा यूपीएससी हुआ नहीं, हम फेल कर गए। तो संयोग से हमको एक आजादी मिल गई है कि मैं एक कवि हूं, एक लेखक हूं। मैं आज दिल्ली में हूं, कल गुवाहाटी के एक देहात में जाना है, आसाम में। वहाँ के लोगों को बात करना है, तो मैं आसाम के लोगों से बात करते हुए मैं पहले जुबिन गर्ग का गीत गा के सुना दूंगा। तो मेरे गाते बहुत अच्छा है नीलोत्पल। तो हाँ, मैं भी सुनता है हूँ क्या कि यही तो यही बात है कि ये वैक्यूम मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जिन विषयों से रोज राब्ता मेरा होता है, वो यही है कि मैं उन लोगों की तरह से भी लिखता हूं। अच्छी बात कही आपने। मुझे आपके तेवर देख के एक सवाल मन में आया, क्या कहलाना पसंद करेंगे आप? मतलब हिंदी साहित्य में औगड़ पंथ का एक क्रांतिकारी लेखक, या जेनजीज का प्रतिनिधि, एक नायक लेखक? नहीं, हम तो जवाहरलाल नेहरू कहलाना पसंद कर लें, लेकिन कहेगा कौन? कहेगा कौन? नहीं, हम कहेंगे कहेंगे तो कहने वाले। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं थे ना सर, ऑप्शन मैंने 2 ही दिए आपको। कहने का मतलब नेहरू ये जी है ऑप्शन में नहीं थे कि लेखक को हमेशा इस संज्ञा से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि व्याकरण का उसको क्रिया पकड़ना चाहिए। विशेषण बहुत बाद की बात है, क्योंकि आदमी जीवन भर संज्ञा की खोज करता है, विशेषण की खोज करता है, और अंत में क्रिया करते हुए मर जाता है। तो हम एक रचनाकार के तौर पे क्रिया के समर्थक हैं। विशेषण जो हमको पढ़ेगा वो देगा, जो हमको पढ़ेगा वो हमको संज्ञा देगा। हमारा काम है क्रिया करना। तो हमने व्याकरण के इसी को पकड़ा है। बाकी वही मैंने कहा कि मुझे लगता है 10 साल मेरी बहुत कम उम्र है, अभी बहुत कम उम्र है। अभी लंबा सफर तय करना है। हाँ, 10 साल तक इस इतनी तेजी से ढलते हुए समय में भी 10 साल तक खड़ा रह जाना, यही मैं अभी बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। पाठक ने मुझे पढ़ा है और मुझे नीलोत्पल, मैं चाहता हूँ कि सवाल एक बुनियादी आपसे करूँ, उसके पहले जो तेवर है नीलोत्पल का और जो मंच के नीलोत्पल हैं, एक बार उस रूप को तो दिखाइए। क्या कुछ भी जो आपको मन अच्छा हो। लगता है। एक सुनाता हूँ। देखिए, अब जो बात चली कि भाई लेखन मुख्य धारा, जैसे कविता भी होती, कविता में भी तो सतही वाला चलता है ना, ये सतही है, ये सतह के थोड़ा सा नीचे है, ये बहुत गहरा है। तो अब मैं गीत सुनाता हूँ भैया। एक परिस्थिति है, कुशवाहा सर बैठे हुए हैं, कि जब पहली बार जलपलावन के बाद दुनिया धरती निकल के आई होगी और बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही रहा होगा, कोई भी रंग नहीं, कोई भी पौधा नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम बच्चों के जन्म के बाद सोहर गाते हैं ना। अब धरती ने पहली बार कुछ जन्मा होगा, पेंजिया टूटा है, 7 महाद्वीप में बट गया है, सब टुकड़ा अपने अपने रास्ते निकला है। अब यहाँ किसी भारत भूमि पर कोई खड़ा आदमी है, कोई मजदूर, कोई किसान, जिसके हाथ में लकीर तक नहीं, कंधे पर कोई फावड़ा भी नहीं, और उसने अचानक से देखा बंजर पे कुछ निकलते हुए। अब वो जो पहला दृश्य है उसको ये दर्ज कर रहा है, फिर कहानी आगे आगे बढ़ती है। और यहाँ ठीक है, स्वागत वो है। क्या कह रहा है? थोड़ा सा इको कर दीजिएगा, जरा सा अगर हो सके तो थोड़ा।
अरे धरती, ए धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। वाह, बजड़ी है। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ, अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ, पंख खोल कर चवर डोलाओ। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि चांद के कान छेद कर उसमें। अब देखिए, हमसे पहले के लेखकों ने क्या कहा? चांद को महबूबा कहा। अब हम अगर चांद को महबूबा कहेंगे, और जब हमको पता चलेगा कि परसों चंद्रयान वहां जा चुका है, और फिर भी हम चांद को महबूबा कह रहे हैं, यही साहित्य नया और पुराना होता है। आप जो कहते हैं ना, नई धारा क्या कर रही है, भाई विज्ञान प्रगति कर चुका। विज्ञान ने बता दिया कि जो खूबसूरत है, तुम्हारी महबूबा ठीक ज्यादा खूबसूरत है, चांद नहीं है, वहां गड्ढे हैं, और वहां लोग जमीन खरीद रहे हैं, बाथरूम बनाएंगे, है ना? तब भी आप कहिएगा चांद सी महबूबा हो मेरी, काहे कह रहे हो? अब तो चंद्रयान ने बता दिया कि ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। वाह, अरे अरहर के दानों, अरे मकई के दानों, क्या बात। अरे नूरन झुनर झुन झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन कजरी गाओ। अरे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। रे धरती सोहर गाओ। अरे बाप रे बाप। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मतलब एक लेखक ज्यादा अच्छे हैं, ये गायक प्लान भी तैयार है वैसे आपका। इसी कारण हमको प्रोग्राम नहीं मिल पाता है, ना अच्छा फिल्म मिल पाता है लिखने के लिए, ना कविता के लिए मंच मिल पाता है कि लेखक है कि क्या है। हाँ। हम लोग हैं सर गुमटी गांव का, पान भी रखे हैं, 2 लीटर पेट्रोल भी रखे हैं, चॉकलेट भी है व्यायाम में, है ना? गांव का गुमटी है हम लोग। मुझे एक नीलोत्पल जी एक किस्सा याद आया कि लेखकों की स्थिति कैसी होती थी। देखिए एक जमाने में कि रेलवे स्टेशन पर जीआरपी वालों ने संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को पकड़ा। वो बोला मैं लेखक हूँ हिंदी का, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं हमें तुझ पे शक है, तू लेखक तो नहीं है, चल। थाने ले गए उसे रेलवे स्टेशन के। तो इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले साहब ये संदिग्ध हालत में घूम रहा था और कह रहा मैं हिंदी का लेखक हूँ, हमें इस पे शक है। बोले तलाशी लो इसकी। तो तलाशी ली। बोले क्या मिला? बोले सब 2 रुपए। बोले छोड़ दो, ठीक कह रहा है वो। सही बात। अब जो है एक लेखक मेरे सामने बैठा है जो करोड़पति है। खत्म हो गया पैसा। मैं मांग नहीं रहा, मैं मांग नहीं रहा, मैं उधार थोड़े मांग रहा हूँ आपसे। खत्म हो गया। अरे आप रखिए। नहीं आप नहीं है। अच्छा तो खत्म। नहीं, संभावनाएं फिर थोड़े से लिखना होगा। संभावनाएं खत्म थोड़ी हुई हैं, पैसा हिंदी खत्म हो में- गया। संभावनाएं हिंदी में बहुत ज्यादा है। हाँ। हिंदी में लिखिए। मैं कसम खा कहता हूँ, धरती क्रिया कहता हूँ, बहुत पाठक हैं। आप लोगों ने हिंदी की नई दुनिया बना दी है। आप पढ़ रहे हैं और आपके भरोसे हमारे जैसे लोग लिख रहे हैं, और उसी में से आप लोग भी आइएगा लिखने के लिए। मैं यही आपसे संदेश देना चाह रहा था कि दिलवाना चाह रहा था कि क्या वाकई में इतनी संभावनाएं हैं? जैसा आपने कहा कि भाई उधर मत जाना, उधर शेर है। आपसे लोगों ने कहा, वो दिखता है लोगों को, उन्हें लगता है कि नहीं हिंदी में संभावना नहीं है। एक अंग्रेजी प्रकाशक अगर हिंदी की धारा में आकर के हमारी किताब छापेगा तब बिकेगी, उनके पास प्रूफ है, सबूत है। तो आप इस मिथक को तोड़ते हैं, आप इसे झुटलाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं आओ, पूरी हिम्मत के साथ आओ, लिखो। आसमान आपका है, पैसा है, सर्वाइवल है। आप सिर्फ हिंदी का लेखक बन के भी सर्वाइव कर सकते हो। ये विश्वास दिलाइए लोगों को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये विश्वास दिलाने के लिए ही हम लोगों को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। मुझे ये बोलना बहुत अश्लील लगता है कि रॉयल्टी मिलती है और ये होती है, लेकिन मैं क्या करूं। ये कहना इसलिए भी जरूरी है कि मुझे किसी ने नहीं कहा जब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ कि लेखन भी एक करियर है। किसी ने नहीं कहा। ये मैंने जबरदस्ती एक
खतरा उठाया। और मेरी किताब जिस दिन छप के आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका विमोचन था, 500 कॉपी छपी थी। छापने वाला उसका भी पहला किताब था, मेरा भी पहला किताब था, मेरे प्रकाशक का भी। हम लोग दोनों दोस्त थे, तो उसने छापा और मैंने छपवाया और छपा, और वो 500 कॉपी उसी दिन बिक गया। मैंने पहले दिन लिटमस टेस्ट किया, तो मुझे सबने कहा कि तुम आंदोलन करके भी आए हो और सब तुम्हारे मित्र ही तो हैं, क्योंकि सच बात था सब मुखर्जी नगर के लड़के थे, वहीं की लड़कियां थी, तो उन्होंने मेरी किताब खरीद ली। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास था कि नहीं, किताब पढ़ते हैं लोग, हम लोग खुद पढ़ रहे थे, तो कैसे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और वो विश्वास निकल के आया। इसलिए मुझे थोड़ा जोर से इसलिए कहना पड़ता है कि अभी देखिए ना, अभी देखिए सर, स्वागत है। अभी मैंने देखा कि अभी जो आपकी अनुमति हो तो हम सेशन जारी रखें सर। सर 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 तो इसलिए मुझे ये बात जोर से कहनी पड़ती है कि हिंदी की दुनिया बहुत समृद्ध है और उसमें किताबें बिकती हैं, इस कारण से मुझे कहनी पड़ती है। और कुछ जी, अनु जी सेटल हो जाएं। तो आप थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए अनु जी। एक बहुत शानदार प्रस्तुति यहाँ पर नीलोत्पल जी की चली थी। मैं अच्छा इनसे फिर निवेदन कर देता हूँ, आपको सुना दे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बड़ी पसंद आएगी वो, और आप उसी धारा के हैं। तो नीलोत्पल जी, मैं एक वंस मोर हो जाए, मैं एक दूसरा गीत सुना देता हाँ हूं। तो सुना दीजिए। एक दूसरा एक गीत है मेरा, हम लोग जिस दौर में हुए जी अनुराग सर, हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए। हम लोग सोचते हैं अपने दोस्तों के साथ, यार 50 साल पहले पैदा होते तो पुराना नोट चल जाता, 50 साल बाद होते तो वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता। हमारा काम होता सुबह उठ के हमारा काम होता सुबह उठ के दतुअन करना, लोटा लेके घूमना। लोग पूछते कुछ करते नहीं, सब हो चुका है, ठीक, सब हो चुका है। लेकिन हम पढ़े हैं संक्रमण काल में। जो लोग पढ़ते हैं विश्वविद्यालय के लोग, हम लोग सतत विकास एक अवधारणा पढ़ते हैं। सतत विकास मतलब अपने समय के चीजों का उस तरह से सदुपयोग करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सको। तो मैं वहीं से गीत सुनाता हूं। अपनी झलक दिखेगी आपको, देखिए। कि थोड़ा सा नदी का पानी, वाह, मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, कि दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। वाह वाह वाह। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। क्योंकि आप नेशनल म्यूजियम में वस्तु दिखा पाएंगे, दुनिया जमाना नहीं दिखा नहीं दिखा पाएंगे। हाँ। वो आप नहीं दिखा पाएंगे ना। स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ाओ जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, कि भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे। वाह वाह। और दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना। हाँ। आजकल गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में जो बच्चे पल रहे हैं, हमारे भी वहीं पलेंगे अगर ठीक ठाक अगली किताब निकल गई फिर तो। तो इन बच्चों अपने मम्मी से पूछते हैं कि मम्मा ग्रैंड पा कैसे होते हैं, ग्रैंड माँ कैसी होती है, ये लोग पूछते हैं। काहे कि अब कौन लाएगा भागलपुर से किडनी का इलाज कराने पिताजी को एम्स में। ये बोल दिया बहुत भीड़ बा बाबूजी, हाँ बहुत भीड़ बा यहाँ। तो ये लोग पूछते हैं, तो मम्मा कहती है कि समर वेकेशन में तुम्हें दादी दिखाने ले चलूंगी, जैसे बांधवगढ़ भालू दिखाने ले जाना है छोटे। ये हम लोग बताते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो हम वो पीढ़ी है जो कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं सर, और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं। हम वहां पे कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रखना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे,
कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, कि होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजते वो हार रे, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती। वाह वाह वाह, अच्छा हुआ यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अच्छा क्योंकि जल्दी जल्दी में एक बात मैं भूल जाऊंगा। एक बात के लिए मैं राणा यशवंत भैया के लिए ताली बजाना चाह रहा था, कि जब उन्होंने, पता नहीं लोगों का ध्यान गया कि नहीं, जब वो बिस्मिल्लाह साहब से का एक प्रसंग आया, जब उन्होंने एक सवाल पूछा, मुझे लगता है कि एक पत्रकार एक सवाल से पूरे इंटरव्यू की धारा को कहां पहुंचा सकता है। उसके बाद सारे जो तैयार प्रश्न या उत्तर थे, मुझे लगता है कि वो सब भटक गया। मैं आपके उस प्रश्न के लिए भैया अपनी ओर से, मैं पत्रकारिता पढ़ाई करने के कारण और लेखन करने के कारण मैं एक बार ताली बजाना चाहूंगा। जब आपने वो प्रश्न पूछा कि जो आपके साथ भेदभाव हुआ वो किस समय हुआ, तो क्या आप बता पाएंगे कि समाज तभी इतना गंदा था या अब इतना गंदा है? उस पर उनको कहना चाहिए था। यही मैं कहता हूं कि साहित्य जो है ना, उसमें अगर साहस नहीं होगा और संस्कृति नहीं होगी और उसमें संघर्ष नहीं होगा, तो फिर वो धारा, मुख्य धारा का साहित्य नहीं है। हम किसके पक्ष में लिख रहे हैं ये अलग बात है। हम साहस, संघर्ष और संस्कृति के समावेश के साथ लिख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तो बात। उस प्रश्न से मुझे ये जरूर ये ख्याल है। अच्छा, आपने गांव पर बड़ी अच्छी ये कविता और गीत सुनाया। गांव अब शहर बनते जा रहे हैं। नीलोत्पल मृणाल के अंदर जो गांव है, ये कभी शहर तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि करोड़पति लेखक हैं आप, खत्म हो गए पैसे आपके, वो बात अलग है। अब आप देखिए, आप अंग्रेजी में अगर वीर सांघवी ये बात बोलता, या अमिश त्रिपाठी ये बात बोलते, आप 3 बार कतई इस्तेमाल नहीं करते कि हिंदी का लेखक करोड़पति हो गया। नहीं, ये संभावना है, बताता हूं, ये आशंका नहीं है, ये संभावना है। मैं बताता हूं, मैं तो इसको बड़े सकारात्मक ढंग से कह रहा हूं। सकारात्मक ढंग से मैं कह रहा हूं। मैं अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर बात कर रहा हूं। हिंदी की किताबें बिक सकती हैं, ये बात यकीन करने के लायक है ही नहीं। मतलब हिंदी का कवि अगर ये बोले, लेखक बोले कि मैं 3 टाइम खाता हूं चमचमुआ थाली में 3 सब्जी के साथ दाल में घी डाल के, तो लोग कहते हैं तुम पर साक्षात महादेव की कृपा है बेटा। पूजा करते रहना, जिस दिन उनका ध्यान हटा तुम गए, तब भी ये नहीं बोलेगा कि पाठक हैं। ये बात क्यों असहज करती है या असामान्य? असहज नहीं करती है क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन असामान्य है। क्यों असामान्य है? क्योंकि हमेशा से हिंदी में पाठक नहीं है, हिंदी में लिखने वाले का कोई कैरियर नहीं है, वो दलिद्र नारायण है, यही हमेशा से बताया गया। और इसी कारण से मेरी पीढ़ी के बाद का कोई व्यक्ति अपने कैरियर के रूप में हिंदी के लेखन को नहीं चुनेगा। मैं चाहता हूं मेरे देहात में, मैं जहां रहता हूं सर, संथाल परगना में, झारखंड के देहात में संथालों की बस्ती से कोई लड़का किताब लेके आता है मेरे पास, कहता है भैया अमेजन से किताब मंगाए हैं आपका। तो मैं झंडा फहराता हूं हाथ उठा के कि हिंदी की किताबों को मैंने युवाओं के लिए यहां तक पहुंचा दिया। मैं कितना बिकूंगा मायने नहीं रखता, मैं ये भरोसा दे पाऊं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि मैंने जो सर, पैर से लेकर सर तक जो भी मेरे ये में है, और मेरी धमनियों में अभी जो ताजा विटामिन जो दौड़ रहा है, डेंगू मुझे एक बार हुआ था उसके बाद का कह रहा हूं, डेंगू तक पिताजी भेज रहे थे पैसा। उसके बाद से जब मैंने पहली किताब लिखी, मैंने केवल लिखा है। मुझे फिल्मों में लिखने के लिए मैं कभी बॉम्बे नहीं गया हूं, मतलब किसी ने बुलाया भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से भी जाके ट्राई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं उपन्यास लिखने से भटक ना जाऊं, ये मुझे डर लगता है। अगर कहीं से ऑफर आया कि भाई आजकल क्योंकि ओटीटी पर गांव बहुत बिक रहा है, बिक रहा है ना, देखिए पंचायत बिक रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे लिखे पर वो बनाएंगे, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये भरोसा हिंदी के लेखकों को देना बहुत जरूरी है। मैं स्पंदन के इस मंच पर इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूं कि विनोद कुमार शुक्ल जी को जब 30 लाख की रॉयल्टी मिली है, ये अजूबी घटना नहीं है। मैं अपने हाथों से चेक वहां पर पकड़ के आया हूं, मैं मंच पर था।
मेरे साथ के 5 लेखक ऐसे हैं जिनकी आजीविका हिंदी के लेखन से चल रही है। मैं ये भी जानता हूं कि सबके हिस्से में ये बात नहीं है, लेकिन वो आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि वो मोर्चा खुल रहा है, वो मैदान बन रहा है। इसलिए हिंदी में लिखना जारी रखिए। हिंदी में यूपीएससी मुश्किल है। हाँ, हम सर मुखर्जी नगर में रहते थे, वहाँ एक शनि मंदिर है, ये बता दूं। आज से 8 साल पहले तक भैया, 10 साल पहले शनि मंदिर में ऐसे भीड़, टीचर का भी विद्यार्थियों का भी, कि हमारा आईएएस कर दीजिए शनि भगवान, हमारा आईएएस कर दीजिए। अब वैकेंसी है 1000 सीट का, पूजा करने वाले वहाँ पर 8000। तो शनि भगवान भी सोचते थे जो जैसा तेल चढ़ाएगा उस हिसाब से इन लोग का सिलेक्शन कर देंगे, बाद में तो ये लोग तेल निकालेगा। आज के दिन में शनि मंदिर में 25 आदमी नहीं दिखता है, क्योंकि शनि भगवान ने भी कह दिया है कि हमसे ठेकेदारी मांग लो, बिहार चुनाव का टिकट मांग लो, तुम्हारा जल संसाधन मंत्रालय का होगा लाइसेंस, तब भी रेलवे में टेंडर दिलवा देंगे। शनि देव है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। यूपीएससी पीडब्ल्यू का लाइसेंस होगा, फिर भी तुमको भवन निर्माण में काम दिलवा देंगे, हम शनि महाराज हैं। लेकिन यूपीएससी बेटा अपने करना होगा, ये हमसे भी नहीं हो रहा है। पढ़ना होगा, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। ये शनि देव कह रहे हैं मंदिर में जो लोग आ रहा है, ये जो अंगूठी है ये मैंने यूपीएससी के लिए नहीं पहना। ये कविता के क्षेत्र में कुछ हो जाए मेरा, या लेखन में मेरा कुछ हो जाए, इसके लिए पहना हूं। क्योंकि भगवान ने भी कहा है पढ़ो बेटा, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता है। मेरी कुंडली में 24 राजयोग है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। राहु केतु, हम कुंडली देखना सीख गए। इतने दिलों पर आप राज कर रहे हैं और कितना राजयोग चाहिए भाई। लेकिन सर यूपीएससी नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि मंगल बली है, पुलिस में जाओगे। ऐसा बली निकला, पत्नी पुलिस में है। मंगल पीड़ित निकल गया। आप कह रहे हैं कि कभी 2 रुपया निकला, तो कभी निकला। मेरी पत्नी एक दिन रात को, हम पूछे 12 बजे रात को आई, पुलिस में। हम कहे कहाँ से आ रही हो? कहा क्या बताए, वो टंकी में यहीं रेरा कॉलोनी में लाश मिला है। हम कहे कि तो कहा कि उसी को देखे, इतना छत बिछत लाश, इस तरह का स्थिति, कितना क्रोध में मारा होगा मारने वाला। हम कहे तो क्या? कहा कि पता लगाए, तो बहुत देर बाद पता चला शायद कोई कवि था। हम कहा अच्छा कोई बात नहीं। और बोला पोस्टमार्टम में 4 पंक्ति यहीं गला में लटका हुआ मिला, डिलीवर भी नहीं कर सका था। कभी लोग बोलता है ना, अगर समय हो तो 4 पंक्ति और, 4 पंक्ति और। उसी में कोई बैठा होगा मनोज भैया जैसा आदमी, भोंक दिया हो कलम की, अब 4 पंक्ति नहीं, तो हमारा बहुत हो गया 4 पंक्ति। तो ये स्थिति है। लेकिन अनुराग भैया, इसके बावजूद भी हिंदी की एक कृपा है। और सच बात है कि मेरे पास तो पूर्वांचल के बच्चों का ही अखाड़ा है। मैं उसी दुनिया से राजयोग तो है आपका, फलीभूत भी है, आप सबके दिलों पर राज करते नहीं, वो हैं। तो अब हम ज्योतिष हो गए हैं, इसलिए अब हम योग के बारे में जानते हैं। जब तक हम ज्योतिष नहीं पढ़े थे तो ठीक था। अब अच्छा, तो लेकिन आपने कहा कि भाई बंबई में किसी ने बुलाया भी नहीं, और बुलाएगा तो चले जाएंगे, देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको चाहने वाले, खासकर युवा वर्ग चाहेगा कि आप हिंदी का लेखन, खासकर अपने मन का लेखन छोड़कर किसी और के मन के लिए लिखें, क्योंकि जब आप उनके लिए लिखेंगे तो फिर उनके जरूरत के हिसाब से लिखना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब थोड़ा सा अतिरेक है। जब हम लोग थोड़ा पॉपुलर हो जाएं, या थोड़ा सा विरोध कर रहा बच्चा, हमें लोग थोड़ा सा पढ़ने बच्चा लगे, भी विरोध कर तो हम ये बोलने लगे कि मुझे कोई बोलेगा अपने मन से लिखने। ऐसा नहीं है। अगर लिखना मेरा कौशल है और वो आपके मानदंडों पर खरा उतर रहा है, आपको कोई नैतिक संकट नहीं है, आपके लिखने से समाज को कोई संकट नहीं है, आप किसी के पक्ष में बेमतलब रेंग नहीं रहे हैं, तो आप लिखिए ना। ये आर्ट है। फिल्म ने, पूरी दुनिया को फिल्मों ने, जिस तरह साहित्य ने, हाँ, समाज का आईना तो कहलाती है वो फिल्म। आईना है। फिल्म भी एक आईना है ना। तो अगर हम कहेंगे कि मैं फिल्मों में नहीं लिखूंगा, और डायरेक्टर का भी एक विजन होता है, डायरेक्टर जो दिखाना चाह रहा है, लेखक के साथ बात करेगा कि मैं इस बात को ऐसे दिखाना चाहता हूं, आप अपने हुनर से उसको सरल करके दिखाओ जरा, तो वो करेंगे। वो क्रिएटिव काम है। लेकिन कुछ लेखकों को हम जानते हैं, अनु जी भी जानते हैं, जिनके उपन्यास पर फिल्में बनी, वो बड़े नाउम्मीद हैं, कहते कि अब नहीं, अब हो गया, हमारे साथ चीटिंग हो गई। देखिए, बात वो है कि आचार्य शुक्ल कहा करते थे कि साहित्य का अंतिम लक्ष्य लोक मंगल है। आप लोक मंगल की भावना से साहित्य रचेंगे। अगर साहित्य में लोक मंगल नहीं, तो वही सिनेमा भी है। सिनेमा को एक तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब तक आप कोई भी साहित्य या सिनेमा वो लोक मंगल की कामना से नहीं रचा जाएगा, तो फिर वो सत्य से कट जाएगा। सत्य से कटेगा तो फिर सूखेगा। चलिए, अंतिम कुछ प्रश्नों में वापस औघड़ पर आते हैं। ये जो औघड़ है आपका उपन्यास, क्या ये औघड़ पंथ का आधुनिक साहित्यिक प्रतिरूप है? मानते हैं आप इस चीज को कि आपने एक अलख अब जला दी है? औघड़ में असल में उसका जो पात्र है वो एक
अवसादग्रस्त एक बीए पास लड़का है जो गांजा पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, अवसादग्रस्त है। क्रिकेट मैच के दौरान उसके हाथ की उंगली तोड़ जाती है, फिर वो लिखने में अक्षम है और अवसादग्रस्त हो जाता है। तो उसकी एक पूरी कहानी है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जो अवघड़ शब्द जो इस्तेमाल किया वो इस शब्द में किया कि अवघड़ का मतलब होता है अघोर। अघोर का मतलब है जो घोर के विपरीत हो, यानी कि जो अंधेरे के उलट हो। हम शंकर भगवान को इसलिए अवघड़ नहीं कहते हैं कि वो भभूत लगाए हुए हैं और खप्पड़ में कोका कोला लिए हुए हैं। नहीं, हम लोग बचपन में कहते हैं नहीं तो अवघड़ है, नहाता भी नहीं है। अघोरी है, नहाता भी नहीं है। अघोरी का मतलब गंदगी से नहीं है, भभूत लाश से नहीं। अघोर का मतलब जो घोर के खिलाफ हो, जो अंधेरे के खिलाफ हो, एक्सट्रीम के खिलाफ। तो शिव हैं जिनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। शिव जो हर तरह के अंधेरे के खिलाफ हैं, इसलिए हम शिव को अवघड़ और अघोर कहते हैं, जो निर्भीक हैं। तो इस उपन्यास में जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, उसका टोन ये है कि वो किस तरह से अपनी व्यवस्था से, एक गांव में पंचायत चुनाव है और किस तरह से अपने प्रधान के खिलाफ अपने दोस्त को खड़ा करता है, और अंत में उसका दोस्त जब दलित समुदाय से है और उसको प्रधान कहता है कि ए पवित्र, उससे आखिरी जो डायलॉग है, तुम ये सोचो कि चुनाव में खड़ा होने से तुम्हारा इज्जत बनेगा कि ठाकुर साहब के साथ बैठने पर तुम्हारा इज्जत बनेगा। रात भर जाके तय कर लेना, सोच के सुबह आके बताना। तो पवित्र यही सोचता है, नहीं, हमारा संघर्ष ये है समाज में, हमको कोई बैठने नहीं देता था, इनके साथ बैठेंगे, इसी में हमारा इज्जत बनेगा। और यही वो धोखा दे देता है अपने दोस्त को, वही विरंची को, और यही से वो उपन्यास खत्म होता है। मैं, अगर समय मेरे पास 1 मिनट हो तो मैं। जी बिल्कुल है। कितना है? नहीं, आप बोलिए ना। नहीं है, और मैं चाहूंगा कि नीलोत्पल जब मंच छोड़ें तो नीलोत्पल के अंदाज में छोड़ें। हाँ, वही मैं जा रहा हूँ। तो मैं एक गीत अवघड़ का जरूर सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद मैं। जी बिल्कुल। एक दृश्य है कि वही बिरंची जो प्रोटोगनिस्ट है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, खीर बना दो ना। माँ कहती है तुम मताल पियक्कड़, जब जब बनवाया है तुमरे चोट्टा, कभी वो आया है कहीं दारू पी के सो जाता है, नहीं बनाएंगे। फिर वो कहता है माँ बना दो ना, बहुत मन कर रहा है, खीर बना दो ना। तो माँ कहती है आज आ जाना, ऐसा मत हो कि आज भी बना के बैठे रहे और फिर तुम आओ नहीं। माँ खीर बनाती है और उसके बाद रात भर वही इंतजार कर रही है। सुबह हो गया, नहीं आया, वही पियक्कड़ कहीं सो गया पी के। फिर सुबह एक आदमी आके कहता है कि चाची, बिरंचिया नदी किनारे। क्या हुआ? नदी किनारे उस लड़के की लाश मिलती है। अब माँ जो है, जो पतीला रखा हुआ है खीर का, उठाती है चूल्हा से और लेके पहुंचती है नदी के किनारे और रखती है, मारती है उसको थप्पड़, कहती है कमीना, नहीं उठेगा रे, तोरा कहते तन खीर मत बनवा, बर्बाद किया ना, फिर खीर नहीं आया ना तुम फिर खाने। ई पकड़ता है 2 आदमी, चाची क्या कर रही है, एकरा मारेंगे हम, एकरा हम जान मार देंगे हैं। फिर बनाए कितना मन से कि अच्छा आज खा लेगा, फिर नहीं खा रहा है। अब वहीं से गीत शुरू होता है। वो रखी हुई है लाश, अब वो चिता जल रही है और वहां से गीत है। खीर का कटोरा भरा हुआ वो एक प्रतीक है। रे साधो एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहतानी। रे साधो भाई एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहतानी। भरा कटोरा जगत का त्यागा, रे साधो भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर, रे साधो भाई देखा बहता नीर। अब क्या है? काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर, फाकी मिट्टी पा गया मुक्ति, बिन हल्ला बिन शोर। औघड़ को कोई बांध न पाए
साधो, ओघड़ को कोई बांध ना पाए, नहीं बनी जंजीर रे साधो, यही नदी के तीर रे हमने देखा बहता नीर रे साधो भाई, देखा बहता नीर। एक फिल्म का सा सीन है, बस ऐसा लग रहा है कि फेड आउट हो जाए और फिल्म की दी एंड हो जाए। आपने दिमाग ख़राब कर दिया सच में, मतलब मैं आप ही के अंदाज में कहूँ तो रोंगटे खड़े हो गए। और ये अब ये बात क्या है ना सर, ये ना आप उपन्यास के जरिए कलाबाजी से नहीं लिख सकते, इसके लिए सच्चाई चाहिए। ये आप केवल कौशल से नहीं कर सकते। मैं इस दृश्य को जब लिख रहा था तो मैंने कबीर के दोहे पहले उठाए कि मुझे चूंकि एक साधु को ये गाते हुए दिखाना था वहां पे, जो साधु उससे उस कहानी में 250 पन्ने पहले मिला था। उस वक्त इसी मरने वाले ने उसको हाथ दिखाते हुए कहा, डायलॉग है, संवाद है कि बाबा देखिए तो मेरे भाग्य में कुछ है क्या। तो साधु उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है, बेटा जिसके भाग्य में कुछ नहीं है सब कुछ उसके हाथ में है। वाह, ठीक है ना। ये संवाद मैंने उससे कहलवाया था। आज वही साधु गुजर रहा है, जब देखा है लाश रखा हुआ, क्या है भाई, तो माँ रो रही है, माँ कहती है मर गया बेटा, तो वही साधु कहता है अरे अम्मा काहे रोती हो, अब पिंजड़ा पर काहे माथा पटक रही हो, तोता तो उड़ गया है, पिंजड़ा पर माथा पटक रही हो। तब तक गांव वाले लोग उठा के ले जाते हैं पोस्टमार्टम, अभी पुलिस आएगा, झूठो जल्दी मर्डर हुआ है, लाश जानना है। तो मुझे लगा कि मैं कबीर को लिख रहा हूँ, कबीर को लिखूं, तब मुझे लगा कुछ अपने से कुछ कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं 400 पेज लिख के आया हूँ। उसकी भावनाओं का कतरन मेरे पास जमा है, अगर वो घनीभूत होगा शायद कुछ बरस जाए। वाह। और मैंने इसको इसी मुखर्जी नगर के 8x10 के कमरे में मैं रोता हुआ इसको, मैंने इस गीत को लिखा। जब घनीभूत हो गया लगा विरंची क्या मरा, मैं ही लेटा हुआ हूँ, और फिर ये निकल आया। सर अगर ये लिखूंगा और कोई एक पाठक मुझे आके कहेगा निलोत्पल भाई आपने अच्छा लिखा, मैं आपकी किताब उठा के ले जा रहा हूँ, सर अगर इतना भी हिंदी को नहीं देगा तो कोई आदमी कैसे लेखक बनने का साहस कर पाएगा, तो करेगा। वाह वाह वाह। अब आप इस दृश्य को धारा के विमर्श में अगर किनारे कर दीजिएगा तो फिर साहित्य के मूल्यांकन के औजार आपको बदलने होंगे। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने वर्तमान पीढ़ी के लिखे का मूल्यांकन हथियार से कर रहे हैं, औजार से नहीं कर रहे हैं। आलोचना को औजार लेना चाहिए, खैर कलम से बड़ा कोई औजार नहीं लेना चाहिए। और वो आपने सही तरीके से और सही तमीज से थामी हुई है, कलम से बड़ा कोई औजार नहीं है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी अगली कृति का हम सभी को बहुत इंतज़ार है। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ आपको ये उम्मीद भी आपसे रख रहा हूं कि आप जैसे दिलों पर राज करें ऐसी करते रहें, आप ये जेन्युइनिटी बनाए रखें, ये सच्चाई बनाए रखें, और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा जो मैं आपको वर्षों से टीवी पर देखता आया हूं, और जब म्यूट करके तो नहीं देखते ना, नहीं, जब कहा भैया ने कि अनुराग जी जो है कि मॉडरेटर हैं, तो मेरे लिए भी एक विशेष ये दिन सौभाग्य है। मेरा, बहुत बहुत सौभाग्य मेरा कि आपने मुझे चुना सवाल पूछने के लिए, और चुनने वाला वो है। और स्पंदन का जो दिन भर का कार्यक्रम मैं देख पाया हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, मैं हर दिन हम लोग लिट फेस्ट में जाते हैं, सर भी अपने अनुभव बताएंगे जी। सर वर्ष भर साहित्यिक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, जितनी संजीदगी के साथ और जिस तरह से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को दिन भर सुना है, ऐसे सफल साहित्यिक और हिंदी के लिए होने वाले कार्यक्रम बहुत दुर्लभ हैं। बहुत बहुत बधाई स्पंदन की पूरी टीम। राणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और नीलोत्पल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनु जी हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। नीलोत्पल के लिए मेरे पास शब्द हैं नहीं, बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब इनकी बात करता हूँ। तो मैंने कभी कुछ कहा हो और नीलोत्पल ने अपना कुछ दुखड़ा रोया हो, ऐसा हुआ नहीं। हाँ भैया हो जाएगा। कैसे आना है, कैसे रहना है, कब आना है, ये सारी जिम्मेदारी नीलोत्पल की है। सिर्फ एक फ़ोन भर की बात होती है। हिंदी के लिए ऐसे जीने मरने खपने वाले लोग जिस दिन भी होंगे, हिंदी का मुस्तकबिल आसमान पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीलोत्पल ने आज दिन भर जिन सवालों के जवाब मैं तलाशता रहा हूँ, एक सत्र में उन सब के जवाब मिल गए। आप जो लिख रहे हैं वो क्या है, अगर उसका ज़मीनी सरोकार नहीं है, आप खुद ज़मीन पर नहीं है, तो फिर आप अपने उस गहराई को, नीलोत्पल कहते हैं 4 इंच ऊपर 2 इंच नीचे ना,
वो नापते रहिए, उस समय नाप लेता है सबको और इस नाव को। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बहुत शुभकामनाएं।